Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to cover chapter 6 of class 6th history NCERT. So let's start the chapter. Chapter 6 Kingdoms, Kings and an Early Republic. राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ये चैप्टर शुरू होता है इस बॉक्स के साथ जिसमें इलेक्शन डे के बारे में कुछ दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि शंकरन एक लड़का है जो कि सुबह सुबह उठता है और देखता है कि उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो रेडी हैं, उसके जो नाना नानी हैं वो वोट देने जाने के लिए रेडी हैं। वो ये देखता है कि उसके जो नाना नानी हैं वो सबसे पहले बनना चाहते हैं पोलिंग बूथ पे पहुंचने के लिए। पोलिंग बूथ जो है उस जगह को कहा जाता है जहां पे लोग जो है वोट देने जाते हैं। शंकरन जानना चाहता है कि वो लोग इतना एक्साइटेड क्यों हैं। तो उसके जो नाना जी है वो ये बताते हैं कि आज जो है वो अपने रूलर्स को चूज़ करने जा रहे हैं और इसीलिए वो काफ़ी एक्साइटेड हैं। अब जो हमारा चैप्टर शुरू होता है वो है हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स। कुछ लोग जो है वो रूलर्स कैसे बने, शासक कैसे बने। अभी जो है हम अपने रूलर्स को खुद चूज़ करते हैं बाय वोटिंग, पर ये लगभग 50 साल से ही शुरू हुआ है ऐसा प्रोसेस। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो है रूलर्स ऐसे इलेक्शन के द्वारा चूज़ नहीं किए जाते थे। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि तो फिर उस टाइम पे पहले जो है रूलर्स कैसे इलेक्ट होते थे, कोई कैसे रूलर बनता था। हमने चैप्टर 5 में ये पढ़ा था कि जो राजा होते थे वो मोस्टली जो है जन के द्वारा मतलब लोगों के द्वारा चूज़ किए जाते थे। पर लगभग 3000 साल पहले जो राजा होते थे उनका जो चुनाव होता था उसकी प्रक्रिया बिल्कुल ही अलग थी। उस टाइम पे जो लोग भी राजा बनते थे उन्हें कुछ बड़े बड़े सेक्रीफाइस करने पड़ते थे, बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे। उसमें से जो एक टाइप का यज्ञ होता था वो था अश्वमेध यज्ञ, जिसमें एक घोड़े के साथ एक रिचुअल किया जाता था। उस यज्ञ में ये होता था कि जो राजा होता था, जो पुरुष होता था, वो एक घोड़े को फ्रीली छोड़ देता था और वो घोड़ा जो है खुद से मतलब जो हॉर्स है वो खुद से ही घूमता था। वो जिससे भी राज में जाए, अगर वहाँ किसी ने उस घोड़े को रोक दिया तो उसे जो राजा के साथ फाइट करना होता था, और किसी ने अगर नहीं रोका तो इसका मतलब ये होता था कि वो राज्य भी इस राजा का हो गया। इसका मतलब कि उन्होंने इस राजा को है एक्सेप्ट कर लिया। और ये भी माना जाता था कि जो अश्वमेध करने वाला जो राजा है वो काफ़ी शक्तिशाली है, पावरफुल है। इस रिचुअल्स में है जो अनेक राज्य से अनेक राजाओं को बुलाया जाता था, और जो भी राजा इस यज्ञ में आते थे वो उस राजा के लिए जो है गिफ्ट लेके आते थे जो ये इस यज्ञ को करता था। इस यज्ञ में जो राजा होता था वो सेंट्रल फिगर होता था, मतलब उसका एक मुख्य स्थान होता था। उसके लिए एक स्पेशल सीट बनाया जाता था, उसके लिए एक विशेष आसन बनाया जाता था जिसमें कि जो टाइगर का जो स्किन होता है, बाघ की जो खाल होती है, उस पे उस राजा को बैठाया जाता था। उस यज्ञ में राजा जो है वो जितने भी लड़ाइयों को जीतता था अपनी विजय गाथा को सुनाता था। उसके जो रिलेटिव्स होते थे, जो राजा यज्ञ करता था उसके जो भी रिलेटिव्स होते थे, स्पेशली जो है उनकी जो पत्नियां होती थी, मतलब जो भी रानियां होती थी, या फिर जो भी उनके बेटे होते थे राजकुमार, उन्हें भी कुछ रिचुअल्स करने होते थे, कुछ छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। और बाकी जो भी राजा आमंत्रित होते थे, जो लोग भी इनवाइटेड होते थे, वो बस एक स्पेक्टेटर्स होते थे, मतलब ऑडियंस होते थे। वो बस बैठ को उस यज्ञ को, वहाँ पे जो भी सेक्रीफाइस होते थे उसको देखते थे। वहाँ पे जो प्रीस्ट होता था, मतलब जो साधु होता था या पंडित होता था, वो सारे अनुष्ठान, सारे रिचुअल्स कराता था। उसमें से एक रिचुअल ये भी था कि वो तो पहले राजा के ऊपर जो जल होता है, पानी का छिड़काव करता था। जो आम लोग होते हैं, जो कि विश और वैश्यास, वो लोग भी राजा के लिए गिफ्ट लाते थे। जबकि कुछ लोगों को जो है उस अनुष्ठान में आने की अनुमति नहीं थी। जो शूद्राज होते थे उन्हें उस यज्ञ में पार्टिसिपेट करने का जो है परमिशन नहीं होता था, और उन्हें जो है सारे रिचुअल से जो है दूर रखा जाता था, उन्हें सारे यज्ञ अनुष्ठान से दूर रखा जाता था। इसकी अनुमति शूद्राज को नहीं थी।
इस बॉक्स में जो है वर्णास के बारे में दिया गया है, मतलब कि वर्ण के बारे में दिया गया है। जो हमारा नॉर्थ इंडिया का पार्ट है वहाँ पे बहुत सारे बुक्स कंपोज हुए हैं, स्पेशली उन एरियाज़ में जहाँ पे गंगा और यमुना जो है बहती है। ये जो बुक्स हैं ये जो ऋग्वेद जो था उसके कंपोजिशन के बाद, मतलब ऋग्वेदा का जो है कंपोज हो चुका था, उसके बाद जो है इन बुक्स को कंपोज किया गया है, इन बुक्स को लिखा गया है, इसलिए जो है इनको लेटर वैदिक बुक्स कहा गया है। और ये जो वेद हैं वो 4 हैं, जैसे कि सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। इन सब के बारे में हमने पिछले चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये सारे बुक्स जो है वो प्रिस्ट के द्वारा कंपोज किए गए हैं, प्रिस्ट के द्वारा लिखी गई हैं, और इनमें जो है सारे रिचुअल्स जो हैं लिखे हुए हैं, सारे विधि लिखी हुई है कि कैसे जो है यज्ञ अनुष्ठान ये सब करना है। और इनमें जो है सोसाइटी के रूल्स के बारे में भी लिखा हुआ है। इस टाइम में जो सोसाइटी थी, जो समाज था, उनमें कई तरह के लोग रहते थे, कई समूह रहती थी, जैसे कि प्रिस्ट हो गए, पुरोहित, योद्धा, पशुपालक, कृषक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले लोग, जंगल में रहने वाले लोग, ये सभी लोग जो है रहते थे। वॉरियर्स हो गए, फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन, लेबरर्स, फिशिंग फोल्क, और जंगल में रहने वाले ये सारे इंसान जो है रहते थे। जो प्रिस्ट थे और जो वॉरियर्स थे, मतलब जो लोग युद्ध करते थे और जो लोग पूजा पाठ कराते थे, ये लोग जो रिच होते थे, मतलब काफ़ी अमीर होते थे। कुछ जो है फार्मर्स और ट्रेडर्स भी अमीर होते थे, और बाकी जो होते थे हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन, लेबरर्स, फिशिंग, जो लोग जंगल में रहते थे, ये लोग जो है गरीब होते थे। जो प्रिस्ट थे उन्होंने जो मतलब सोसाइटी था उसको 4 वर्ण में डिवाइड कर दिया था। वो थे ब्राह्मण्स, पहले जो थे वो ब्राह्मण्स थे, जिनका काम था वेदास को मतलब पढ़ना और पढ़ाना, और सेक्रीफाइसेस को कराना, मतलब यज्ञ अनुष्ठान कराना, और गिफ्ट्स को लेना। सेकेंड प्लेस पे जो थे वो थे रूलर्स, जिन्हें हम क्षत्रिय भी बोलते हैं, और उनका काम था जो भी बैटल होता था, युद्ध होता था, लड़ाई को लड़ना और अपने जो लोग होते थे उनको प्रोटेक्ट करना, उनका बचाव करना। और तीसरे वर्ण के जो लोग थे वो थे वैश्य, या उन्हें वैश्यास भी कहा जाता है, और इनका काम था खेती बाड़ी करना, ट्रेडिंग करना। ये लोग हर्डर्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे। और जो क्षत्रिय और जो वैश्यास थे, ये लोग जो है सेक्रीफाइस कर सकते थे, मतलब यज्ञ अनुष्ठान कर सकते थे। ब्राह्मण्स जो है वो यज्ञ को कराते थे, और क्षत्रियास और वैश्यास कर सकते थे, और जबकि शूद्रास को जो है इससे दूर रखा जाता है, जिसे हम क्षुद्र भी बोलते हैं। अब जो हमारा 4th वर्ण है वर्ण सिस्टम का, वो है शूद्रास। और शूद्रास का जो काम था वो ये था कि बाकी जो 3 वर्ण के जो लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनकी सेवा करना ही इनका काम होता था, और ये लोग जो है कोई भी रिचुअल्स, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान नहीं कर सकते थे। मोस्टली जो उस टाइम पे जो वुमेंस होती थी, जो भी औरतें होती थी, उन्हें भी शूद्र के ही कैटेगरी में रखा जाता था। तो उस टाइम पे वुमेन मतलब कि औरतों और शूद्र दोनों को ही वेदा, मतलब जो वेद थे उन्हें पढ़ने की अनुमति नहीं थी। प्रिस्ट का ये भी कहना था कि ये जो वर्ण सिस्टम है ये बर्थ, मतलब कि जन्म के आधार पे जो है डिसाइड किया जाता था। मतलब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया गया है कि अगर फादर और मदर, मतलब माता पिता अगर ब्राह्मण है तो उनका जो बच्चा होगा वो ऑटोमेटिकली जो है वो ब्राह्मण होगा, और ऐसे ही अगर वो क्षत्रिय माता पिता हैं तो उनका बच्चा क्षत्रिय होगा, और वैश्य हैं तो वैश्य होगा, क्षुद्र हैं तो क्षुद्र होगा। बाद में जो कुछ लोगों को क्लासिफाई कर दिया गया अनटचेबल, मतलब छुआछूत टाइप का, कुछ इस टाइप से क्लासिफाई कर दिया गया। और इस कैटेगरी में जिन लोगों को रखा गया वो थे क्राफ्ट पर्सन्स, हंटर्स, मतलब जो लोग शिकार करते थे, गैदरर्स, जो जंगल से चीज़ों को इकट्ठा करते थे, और उन लोगों को भी जो लोग मतलब बरियल, मतलब मरने के बाद जो दाह संस्कार कराते हैं कब्रिस्तान वगैरह में, उन लोगों को भी अनटचेबल, मतलब जिनसे छुआछूत होता हो, उस कैटेगरी में रख दिया गया। प्रिस्ट का ये कहना था कि ये ग्रुप जो है वो पॉल्यूटेड है, मतलब कि लोग जो है अशुद्ध हैं, तो हमें इनसे दूर रहना चाहिए। ब्राह्मण्स ने जो ये वर्ण का सिस्टम रखा था, ये बहुत लोग जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, नहीं मानते थे।
कुछ जो राजा थे उनका ये मानना था कि जो प्रिस्ट है वो उनसे मतलब सुपीरियर, मतलब राजा जो है वो प्रिस्ट मतलब पंडित से सुपीरियर है, जबकि पंडितों ने खुद को सबसे सुपीरियर रखा था। जबकि कुछ लोगों का मानना ये भी था कि हमारा जन्म ये नहीं डिसाइड कर सकता कि हम किस वर्ण को बिलोंग करते हैं, जन्म से आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं, ये ऐसा कुछ लोगों का सोचना था। और कुछ लोगों का ये भी सोचना था कि लोगों के बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए उनके ऑक्यूपेशन के आधार पे, मतलब वो क्या काम करते हैं इसके बेसिस पे लोगों के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जबकि वहीं पे कुछ लोगों को ये लगता था कि हर किसी को जो है रिचुअल्स परफॉर्म करने की अनुमति होनी चाहिए, हर कोई जो है यज्ञ अनुष्ठान कर सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, वेद को पढ़ सकता है। कुछ लोगों ने जो है अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत का भी विरोध किया। कुछ एरियाज़ ऐसे भी थे जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट था, वहाँ पे जो है मतलब जो भी सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस जो था वो भेदभाव ज़्यादा नहीं था, और वहाँ पे जो पंडित थे उनका जो भी इन्फ्लुएंस ज़्यादा नहीं था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जनपद के बारे में है। जो भी राजा जो महायज्ञ का अनुष्ठान कराता था, जो भी महायज्ञ कराता था, अब वो राजा ना होकर जनपदों का राजा माना जाने लगा था। जो जनपद वर्ड है उसका मतलब ये है कि जहाँ भी जन लोग रहते हैं, मतलब कि जन के बसने की जगह को ही जनपद कहते हैं। यहाँ पे कुछ प्लेस दिए हुए हैं जैसे कि पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ, अतरांजीखेरा इन इटा, और कुछ यूपी में भी कुछ जगह है। यहाँ पे आर्कोलॉजिस्ट ने बहुत सारे जनपद्स के सेटलमेंट को एक्सकावेट किया है, मतलब खुदाई की है, तो उन्हें यहाँ पे मिले हैं कि यहाँ पे बहुत सारे जनपद्स हुआ करते थे। यहाँ पे खुदाई से ये पता चला है कि लोग जो है वो झोपड़ियों में रहते थे, मतलब कि हट्स में रहते थे, और वहाँ पे जो है वो पशुपालन भी करते थे। वो लोग जो है कुछ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स भी उगाते थे जैसे कि राइस हो गया, चावल, वीट, गेहूँ, बार्ली हो गया, दाल हो गया, शुगर केन हो गया, शीशम हो गया, सरसों हो गया, मस्टर्ड, इन सारी चीज़ों की जो है वो खेती करते थे वहाँ पे। यहाँ पे जो लोग थे वो खेती पशुपालन के अलावा जो है वो मिट्टी के घड़े मतलब मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें से जो कुछ बर्तन हैं मिट्टी के वो ग्रे कलर के हैं, कुछ जो है लाल रंग के हैं। यहाँ पे एक स्पेशल पॉटरी, एक स्पेशल टाइप का घड़ा मिला है जिसको जो है पेंटेड ग्रे वेयर के नाम से बोला गया है। इसके नाम से ही ये पता चलता है कि ये जो पॉट है वो ग्रे कलर का है और इस पर जो है चित्रकारी की हुई है, मतलब कि पेंटेड डिज़ाइंस है, और इस पे जो सिंपल लाइंस और कुछ ज्योमेट्रिक पैटर्न्स भी बनाए हुए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है महाजनपद के बारे में है। लगभग 2500 साल पहले कुछ जो जनपद, पहले तो जनपद हुए, अब कुछ जो है जनपद वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए, उनका एक इम्पॉर्टेंट प्लेस हो गया। तो ऐसे जनपद जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए उन्हें ही महाजनपद कहा जाने लगा। इनमें से कुछ जो है मैप पर दिखाया गया है। ये जो महाजनपद होते थे, ज़्यादातर जो महाजनपद होते थे उनकी कोई कैपिटल सिटी होती थी, मतलब उनकी एक राजधानी होती थी, और इनका जो किला होता था वो फोर्टिफाइड होता था, मतलब राजधानियों में किलेबंदी की गई होती थी। इसका मतलब ये है कि इनके चारों ओर जो है लकड़ी, ईंट मतलब कि ब्रिक्स और पत्थरों की जो है ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई होती थी ताकि जो है प्रोटेक्ट किया जा और ये किलेबंदी इसलिए की जाती थी क्योंकि लोगों को डर होता था कि कहीं कोई राजा पे जो है अटैक ना कर दे, मतलब दूसरे राज्य का जो राजा है वो मतलब इस राज्य पे अटैक ना कर दे, इसलिए वो लोग अपने प्रोटेक्शन के लिए जो है किलेबंदी करवाते थे। कुछ राजा जो थे वो ये भी दिखाना चाहते थे कि वो बहुत ही अमीर है, बहुत ही पावरफुल है, और ये सब चीज़ों को दिखाने के लिए भी जो है वो किलेबंदी कराते थे, लंबी लंबी दीवारें बनाते थे ताकि दूसरे लोग ये देख के समझ सके कि ये राजा कितना शक्तिशाली, कितना इम्प्रेसिव है, कितना धनिक है। ये सब के लिए भी राजा जो है किलेबंदी कराता था।
और किलेबंदी कराने से एक ये भी हेल्प हो जाता था कि जो भी लोग अंदर राज्य के अंदर रहते थे उनके ऊपर नियंत्रण रखना भी काफ़ी इजी हो जाता था। पर ऐसे किलेबंदी करवाने के लिए बहुत सारे प्लानिंग की ज़रूरत होती थी, बहुत लाखों जो है ईंटों की ज़रूरत होती थी, स्टोन्स की ज़रूरत होती थी, और इसको बनाने के लिए बहुत सारे लेबर की भी ज़रूरत होती थी। थाउजेंड्स ऑफ मतलब हज़ारों मेल फीमेल मैन वोमेन चिल्ड्रन की ज़रूरत पड़ती थी इन दीवारों को जो है खड़ा करने के लिए। और ये भी ज़रूरत पड़ता था कि इतने सारे जो भी रिसोर्स, जो भी मटेरियल्स लगेंगे, जो भी सामान लगेंगे किलेबंदी के लिए, उनको जो है एकत्रित किया जाए, उनको ढूंढा जाए, रिसोर्सेज को इकट्ठा किया जाए ताकि किलेबंदी हो सके। ये कौशाम्बी का एक जो है दीवार है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कितना ऊंचा दीवार बनाया गया है, कितना एक के ऊपर एक, और एक लेबर भी दिख रहा है जो कि काफ़ी ऊपर जाके, उस टाइम पे तो सीढ़ी जैसा कुछ सिस्टम था नहीं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब जो नए राजा होते थे उन्होंने क्या किया कि वो आर्मी मेंटेन करने लगे, मतलब वो जो है सैनिक को रखने लगे, और जो सैनिक होते थे, सोल्जर होते थे, उन्हें जो है सैलरी देनी पड़ती थी। साल भर उन्हें सैलरी जो है, राजा उन्हें सैलरी देते रहते थे। तो उनका जो सैलरी दिया जाता था, उनका जो पेमेंट होता था, वो ज़्यादातर जो पंच मार्क कॉइन्स में ही होते थे। तो यहाँ पे जो है महाजनपद का टॉपिक ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो गाइस, यहाँ पे हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, बाय।